नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सरकार किसानों से 30 को करेगी बात, दोनों पक्षों के रुख सख्त। संजय राउत का जवाबी हमला, हमारे पास 121 बीजेपी नेताओं की सूची। बीजेपी जेडीयू में बढ़ी दरार, दल बदल के बाद जेडीयू हुआ हमलावर। असम में उबाल, शाह के बयानों को फांसीवादी मानसिकता बताया। बार एसोसिएशन ने वकील प्राचा पर कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कहा। यूपी में आजादी का नारा लगाने वाले छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले दो छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो यह है कि सत्य हिंदी को मजबूत करने के लिए उसके सदस्य बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए आपके सहयोग की मांग करती है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और गोदी मीडिया की ताकत को उसकी साजिशों को कमजोर कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने लिए मनपसंद सदस्यता चुन लीजिए। हमारी दूसरी छोटी सी गुजारिश ये है कि satyhindi.com के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं डाउनलोड, और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक भी दी गई, उसके जरिए भी ये काम कर सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि सत्य हिंदी को आप मजबूत बनाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए ये 2 कदम तुरंत जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने अब 30 दिसंबर को बुलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर किसानों के प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। किसान नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है, लेकिन उस बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा दिनों से हरियाणा दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर जमा हैं और आंदोलन को तेज करने की बात कर रहे हैं। किसानों ने 30 दिसंबर को सिंधु मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने का आह्वान किया है। तो 30 दिसंबर को ही मणिपुर और हैदराबाद में किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा किसान संगठनों का कहना है कि हम 1 जनवरी को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई किसानों के पक्ष में खड़ा हो। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बावजूद जियो के टावर्स की बिजली की सप्लाई को काटा जा रहा है। खबर है कि पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आंदोलित किसान संगठनों ने अब तक पंजाब में जियो के 1300 टावरों को होने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी है। पंजाब में जियो के करीब 9000 टावर हैं। तो बातचीत का प्रस्ताव पहले केंद्र सरकार की तरफ से आया था। जवाब में किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को बातचीत के लिए तारीख दी थी। अब केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर को बातचीत का समय तय कर दिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि एक ऐसा गतिरोध बन चुका है जिसमें किसी प्रगति की उम्मीद नहीं बन रही है। दोनों पक्ष अपने रुख पर सख्त हैं। खासतौर से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, उनके तमाम मंत्री इस तरह से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं जिससे उनकी मंशा कतई नहीं है कि वो इन कानूनों को वापस लेंगे। जबकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि बिना इन कानूनों को वापस लिए कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि ये तीनों ही कानून किसान विरोधी हैं, खेती विरोधी हैं, कारपोरेट समर्थक हैं और इसीलिए उनके अंदर गुस्सा भी है और उनका आंदोलन तेजी से फैलता भी जा रहा है। देश के तमाम हिस्सों में फैल चुका है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री और उनके तमाम मंत्रीगण लगातार किसान सभाएं कर रहे हैं।
गोदी मीडिया उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है और बीजेपी की तरफ से आंदोलन को बदनाम करने की कोई भी कोर कसर नहीं बाकी रखी जा रही है। तो किसान आंदोलन अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है दिनों दिन, और केंद्र सरकार उसे तोड़ने के लिए तमाम तरह की साजिशें, साम दाम दंड भेद आजमा रहा है। उसका कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है, बल्कि किसान उग्र हो रहे हैं। जैसा कि पंजाब में दिख रहा है कि जियो को बाहर करने के लिए उनके टावरों की बिजली की सप्लाई काटी जा रही है, और ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़कर दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है, रिलायंस के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, क्योंकि ये दो मुख्य रूप से ऐसे कंपनियां हैं, ऐसे संगठन हैं, व्यापारिक उद्योगपति हैं जिनको अंबानी और अदानी को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, पूरे देश को हैं, न केवल किसानों को, क्योंकि ये जिस तरह से हड़प करते जा रहे हैं पूरे देश की संपत्ति को और सरकार इनको सौंपती जा रही है, उससे ये लग रहा है कि ये बिल, ये कानून भी सरकार ने इन्हीं के लिए बनाए हैं। तो इन दो उद्योगपतियों के खिलाफ खास तौर पर गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा आगे चलकर कारपोरेट विरोधी गुस्से में भी तब्दील हो सकता है अगर केंद्र सरकार ने समझदारी न दिखाई, उदारता और लचीलापन न दिखाया और अपनी पर अड़ी रही। हालांकि प्रधानमंत्री का ये स्वभाव है, वो बहुत अहंकारी किस्म के हैं, बहुत एरोगेंट हैं, हठधर्मी हैं और मनमानी करने के आदी रहे हैं, लेकिन कई बार जनता का जो संगठित शक्ति होती है वो बड़े बड़े नेताओं को भी झुकाने में कामयाब हो जाती है, वहाँ पर किसी की चलती नहीं। तो देखना यह है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है दोनों तरफ से, उसमें विजय किसकी होती है। और ख़ास तौर पर कल की बातचीत पर, माफ़ कीजिएगा 30 दिसंबर की बातचीत पर सबकी निगाहें रहेंगी कि वो किस तरह से वो आगे बढ़ती है बातचीत किसी तरह से, या फिर वही डेडलॉक पर ख़त्म होती है। अगली खबर लेते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि उनके पास बीजेपी के नेताओं को लेकर एक फाइल है जिसमें बीजेपी के 121 नेताओं के नाम हैं और वो उनको ईडी को देंगे। राउत ने कहा कि इतने नाम हैं कि ईडी को इन पर 5 साल तक काम करना पड़ेगा। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने वर्षा से मुंबई स्थित दफ्तर में आने के लिए कहा है। ईडी की ओर से उन्हें ये तीसरा सम्मन है। राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब ईडी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, क्योंकि वो लगातार राजनीतिक हथकंडे के लिए इस्तेमाल हो रही है। राउत ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई आमने सामने लड़ी जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार बच्चों, महिलाओं और परिवार को निशाना बना रही है, इसलिए अब शिवसेना भी उन्हें अपने अंदाज में जवाब देगी। राउत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राउत ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी छवि को बर्बाद कर लिया है। पहले जब ये एजेंसियां कार्रवाई करती थीं तो लगता था कि कुछ गलत होगा, लेकिन अब बीजेपी इनका इस्तेमाल अपना गुस्सा निकालने के लिए करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर ईडी सम्मन दे रही है, किसी को बुला रही है जांच पड़ताल के लिए, तो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी खास तौर पर गैर बीजेपी नेताओं को ही टारगेट क्यों कर रही है, या ये जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो गैर भाजपा के नेताओं को और उनकी सरकारों को क्यों निशाना बना रही हैं। अभी तक ऐसा एक भी मामला नहीं आया जिसमें किसी बीजेपी नेता को इन एजेंसियों ने पकड़ा हो, उनके यहाँ छापे मारे हों। तो एक पूर्वाग्रह, दुराग्रह केंद्र सरकार में है, विपक्षी दलों की सरकारों को हिलाने डुलाने का। और महाराष्ट्र सरकार के पीछे तो ये सरकार शुरू से ही हाथ धोकर पड़ी है। वो और उसके पाले हुए न्यूज़ चैनल और उनके वो नामी गरामी पालतू एंकर लगातार ये महाराष्ट्र सरकार को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, चाहे वो तबलीगी मामला हो, चाहे पालघर का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो। एक के बाद एक ऐसे मामले उखाड़ कर निशाना साधा जा रहा है। पहले आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा गया था, शरद पवार को नोटिस दिए गए थे, और एकनाथ खड़से जो बीजेपी के नेता थे, जब तक बीजेपी में थे वो पवित्र थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया उसके कुछ दिन बाद उनको भी ईडी का नोटिस पहुंच गया। तो ये पूरा एक राजनीतिक अभियान है केंद्र सरकार का। इसीलिए
ईडी की कार्रवाई को लेकर कोई गंभीर नहीं है। शुरू से मान रहे हैं कि ये सुनियोजित ढंग से शिवसेना को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी को एक बड़ा करारा झटका दिया महाराष्ट्र में, उसकी थूथू हुई, फजीहत हुई। उन्होंने जो वहाँ के गवर्नर साहब हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने बड़ी बेशर्मी से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलवा दी थी और फिर उन्हें शीर्षासन करना पड़ गया था क्योंकि वो बहुमत उनके पास था नहीं। तो ये गहरी चोट बीजेपी को और बीजेपी के जो हाई कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको पड़ी है और उसकी तिलमिलाहट अभी तक निकले जा रही। तो निशाना साधे हुए शिवसेना पर और महाराष्ट्र सरकार पर, और ये सारा कुछ उसी का है। लेकिन इन दोनों का आपसी टकराव इस हद तक बढ़ता जा रहा है जिसमें ये दोनों केवल इस तरह के स्कोर सेटल करने में ही लग जाएंगे। अगर बीजेपी के नेताओं की फाइलें खुलनी शुरू हुई, बल्कि खुलनी शुरू हो गई हैं, देवेंद्र फडणवीस के को लेकर कुछ मामले केंद्र एसआईटी बना दी है महाराष्ट्र सरकार ने, तो ये एक टकराव हो रहा है जो बहुत ही अप्रिय है, जो कामकाज को प्रभावित कर रहा होगा और पूरे माहौल को विषाक्त कर रहा है। और इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार, मोदी शाह का नेतृत्व जिम्मेदार है, जो इन एजेंसियों का बड़े ही निर्लज्जता के साथ राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रतिशोध निकालने के लिए कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकालने के लिए कर रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी द्वारा अपने 6 विधायकों के तोड़े जाने के बाद से जनता दल यूनाइटेड बहुत नाराज चल रहा है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा है कि वह गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है। विधायक तोड़ने के मुद्दे पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश की ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए भाजपा ने ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। जेडीयू ने इस मसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। जेडीयू ने कहा कि उनके विधायकों को अरुणाचल के मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ही उन विधायकों को शामिल कर लिया। वहीं नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री बनने की मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैंने कहा था कि जनता ने जनादेश दिया है तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी बना सकती है। इसके अलावा केसी त्यागी ने लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। त्यागी ने कहा है कि कथित लव जिहाद कानून के पक्ष में वो नहीं है। लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। त्यागी ने कहा, संविधान और सीआरपीसी के प्रावधान 2 वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आज़ादी देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों या फिर क्षेत्र के हों। रविवार को नीतीश ने अपने खासम खास आरपीएन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर भी अपनी नई रणनीति के संकेत दिए थे। तो कुल मिलाकर अभी मुश्किल से 2 महीने ही गुजरे हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में जो शुरू से दरार दिख रही थी वो अब चौड़ी होती दिख रही है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको लेकर विवाद है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार अनमने ढंग से सरकार चला रहे हैं, बार बार कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मगर ये एक उनका पाखंड भी हो सकता है। नहीं बनना चाहते तो ना बनते, क्यों बने आप, तो कोई मेहरबानी तो की नहीं आपने बिहार पर। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से बीजेपी जेडीयू को कमज़ोर करने पर लगी हुई है, जेडीयू के उसने अरुणाचल में 6 विधायकों को तोड़ा, उससे बीजेपी जेडीयू बहुत आहत भी होगी, क्योंकि वो मानती है कि बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है, लेकिन सहयोगी पार्टी ही उसे निगलने की तैयारी में है। तो जेडीयू के अंदर ये खतरा भी अब बढ़ चला है कि कहीं जेडीयू में भी टूट ना हो जाए, जेडीयू को ही तोड़कर बीजेपी उसने अपने पार्टी में शामिल ना कर ले और अपनी ताकत बढ़ाकर और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे। तो जेडीयू के अंदर बेचैनी, अगर बारीक बहुमत का मामला ना होता तो ये बीजेपी कब का कर चुकी होती, क्योंकि उसे किसी तरह से कोई नीतीश कुमार से कोई प्रेम तो है नहीं, नीतीश को वो ढूंढ रही है। नीतीश भी ये बखूबी जानते हैं। और केसी त्यागी जिस तरह से लव जिहाद कानून की आलोचना कर रहे हैं वो भी बताता है कि बीजेपी के चाल चलन से उनकी पार्टी संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां
बहुत सी नूरा कुश्ती भी करती रही हैं, दिखावटी लड़ाइयाँ भी लड़ती रही हैं और आपस में साथ मिलकर इतने सालों से सरकारें भी चला रही हैं। तो इनके बयानों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक असुरक्षा की भावना जेडीयू में ज़रूर है। एक आहत भावना भी दिख रही है। जिस तरह से चुनाव के दौरान जेडीयू को कमज़ोर किया गया, चुनाव के बाद अब जेडीयू को कमज़ोर किया जा रहा है, और एक जो असुरक्षा की भावना घर कर गई है जेडीयू में, वो भी कहीं ना कहीं इस दुराव को और बढ़ा रही है। और बीजेपी इस खाई को पाटने की अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं कर रही है। वो लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है और शायद उसकी मंशा भी ये हो कि परेशान हो कि नीतीश कुमार बाहर निकल जाए, हाथ खड़े कर दें और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि फिर अपना खेल और भी अच्छे से खेला जा सके। नीतीश कुमार चूंकि माना जाता है कि उनकी कहीं ना कोई कमज़ोर नब्ज है जो केंद्र सरकार के हाथ में, चाहे वो सृजन घोटाला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का कांड हो, इन दोनों में उनके अपने लोग फंसे हैं या वो खुद भी कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे कुछ सबूत संकेत होंगे केंद्र सरकार के पास, जिनकी वजह से नीतीश कुमार अब हिलडुल नहीं पा रहे हैं और बस मन महसूस कर अपनी पीड़ा कभी कभार व्यक्त कर देते हैं, लेकिन मजबूरी में वो भी बीजेपी को ढो रहे हैं। तो ये स्थितियां लगातार बिगड़ती जाएंगी बिहार में। देखना है अगले और चंद महीनों में ये क्या आकार लेती हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए असम के लोगों को चेतावनी दी है कि आंदोलन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शहीदों की संख्या बढ़ेगी। शाह के इस बयान से असमिया समाज स्वाभाविक रूप से आहत हुआ है और विभिन्न नागरिक संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू, असम जातीयता युवा छात्र परिषद और असम जातीय परिषद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की भी कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। आसू के अध्यक्ष दीपांक कुमार नाथ और महासचिव शंकर ज्योति बरुआ ने एक संयुक्त बयान में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने असम के आंदोलन और असम के शहीदों के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करके अपनी फांसीवादी मानसिकता का परिचय दिया है। वहीं आजाजू छाप के महासचिव पलाश चंगमाई ने कहा कि ब्रह्मपुत्र घाटी के युवा मौत से नहीं डरते हैं। अमित शाह जैसे नेताओं को ये पता नहीं है कि शहीद क्या होता है। ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। शाह यहाँ तनाव पैदा करने आए थे। उन्होंने आगे कहा, वो असम में आग लगाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की फसल काटना चाहते हैं। यदि केंद्र सीए को लागू करता है तो असम की जनता सड़कों पर उतरेगी, जैसा कि 21 दिसंबर 2019 को हुआ था। हम असम में सीएए के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे। तो जिस तरह से अमित शाह टिप्पणियां कर रहे हैं वो बड़ा ही आपत्तिजनक है, दुखदाई है और आहत करने वाला है असमिया लोगों को, क्योंकि असम के लोग बरसों से आंदोलन करते आ रहे हैं। एक तो जो बाहर के लोग हैं उनको वापस भेजने के लिए उन्होंने तब 80 के दशक में एक बड़ा जोरदार आंदोलन किया था, जिससे वहां फिर सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन उसके निष्कर्ष नहीं निकले थे। और अब लगातार केंद्र सरकार ने ऐसे बांग्लादेशियों को बचाने की कोशिश की है, घुसपैठियों को, जिसकी वजह से वहां की जनता फिर से उठ खड़ी हुई है और दिसंबर में जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किए थे। लेकिन ये जो अमित शाह की टिप्पणी है कि शहीदों की संख्या बढ़ेगी, इसका क्या मतलब निकाले जाए। वो ये कह रहे हैं कि लोग मरते हैं तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी ताकत से आंदोलनों को कुचलेंगे, आंदोलनकारियों को मारेंगे और हमें इसकी परवाह नहीं है। उनके इस बयान का यही अर्थ निकलता है और ये एक पूरे असमिया समाज के लिए अपमान सूचक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ इस आंदोलन के तहत शहादत दी है। वो इस पूरे कानून को गलत मानते हैं, इस तरह से जिस तरह से एनआरसी किया जा रहा है उसको गलत मानते हैं। तो उसको लेकर ज़बरदस्त आक्रोश है और अमित शाह की इन बयानों से आक्रोश ये और बढ़ने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि जो कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव जीतने के लिए असम में आग लगाना चाहते हैं, तो क्या सचमुच में एनआरसी का मुद्दा, सीए का मुद्दा
अमित शाह इसलिए जोर शोर से उठा रहे हैं कि उसकी वजह से बंगाल में भी पोलराइजेशन हो, बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो विभाजन है वो तेज हो। बंगाल के चुनाव में तो ये तमाम तरह के हथकंडे आजमा ही रहे हैं और आगे भी आजमाए जाएंगे। तो ये पूरी जो बंगाल और असम दोनों प्रदेशों के चुनाव हैं और लगभग एक साथ हैं, तो इन दोनों चुनाव को ध्यान में रखकर जो हिंदू मुस्लिम विभाजन है, ध्रुवीकरण है, उसकी कोशिश अमित शाह और उनकी पार्टी कर रही है और उसके से प्रेरित होकर इस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं जिसे असम के जो संगठन हैं एक फासीवादी मानसिकता के रूप में निरूपित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड आने वाले दिनों में का हमें एक झांकी, एक ट्रेलर अमित शाह दिखा रहे हैं इस तरह की टिप्पणियां करके। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक वकील पर पुलिस हमले पर भी रोष जताया है। बार एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके एडवोकेट प्राचा के दफ्तर से गोपनीय जानकारियां जब्त करने की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कहा है। बयान में कहा है कि ऐसा कृत्य एक वकील को बिना भय या पक्षपात के काम करने से रोकता है। बता दें कि प्राचा दिल्ली दंगों की साजिश के मामलों में कई आरोपियों का केस लड़ रहे हैं। गत 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट प्राचा के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें उनकी लॉ फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के दस्तावेजों और आउटबॉक्स की मेटा डेटा की जांच की गई थी। एडवोकेट प्राचा ने लैपटॉप की जब्ती पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसमें उन्हें वकीलों द्वारा सौंपी गई गोपनीय जानकारियां हैं और इससे अटॉर्नी क्लाइंट विशेषाधिकार का हनन होगा। प्राचा का कहना है कि पुलिस दिल्ली दंगे को लेकर जो उनके पास सबूत थे वो लेकर चली गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली ने प्राचा के दफ्तर पर पड़े छापे पर नाराजगी और गुस्सा व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। दिल्ली हाईकोर्ट विमेन लॉयर्स फोरम ने भी जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को निशाना बनाने की निंदा की है। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक वकील पर पुलिस हमले की भी निंदा की है। उसने बयान में कहा है कि पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर एक वकील को घसीटा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो हाल में वायरल हुआ था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पुलिस के हमले की निंदा कर चुकी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह भी किया गया है। तो दिल्ली में स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस को न केवल ये हिदायत है केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीधे अमित शाह से कि जो भी सीए विरोधी आंदोलन में सक्रिय थे उनको फंसाना है, दिल्ली दंगों में उनके साजिशकर्ता बनाइए, उन पर झूठे आरोप मढ़िए, उनको जेल में डाल दीजिए और अब उससे आगे बढ़कर अगर उन निर्दोष लोगों के, बेकसूर लोगों का मामला कोई वकील लड़ रहा है तो उसे भी घेर लीजिए, उसके हाथ से, उसके पास से भी जो भी उनके पास जानकारियां हैं, दस्तावेज हैं, सबूत हैं, उनको झपट लीजिए, छीन लीजिए, जब्त कर लीजिए। तो ये महमूद प्राचा का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। तमाम बार काउंसिल ने इसकी निंदा की है दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की, जिस तरह से जब्ती की गई है। महमूद प्राचा ये कह चुके हैं कि उनके पास इतने सबूत हैं जो बहुत ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक से आप समझ सकते हैं कि ये सीधा इशारा उनके पास गृह मंत्रालय तक है। तो गृह मंत्रालय खुद डरा हुआ होगा, गृह मंत्री को खुद लग रहा होगा कि कहीं आंच मेरे ऊपर ना आ जाए, तो उन्होंने पुलिस को ये निर्देश दिए होंगे। और चूंकि पहले से ही उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए थे, उन पर झूठे आरोप दर्ज कराए गए हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई की जा रही है, तो ये विशुद्ध रूप से टारगेट किया जा रहा है ऐसे वकीलों को जो उन लोगों के मामले लड़ रहे हैं जिनको दिल्ली दंगों में फंसाने की कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। और वकीलों के प्रति ये रवैया दिल्ली पुलिस का भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस का भी है। जैसा कि एक और मामले में एक वकील को मारा पीटा गया घसीट कर और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा, आतंक का, डर का, पुलिस के दबदबे का, पुलिस के गलत इस्तेमाल का, तमाम एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का और जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है उनको दबाने कुचलने का, उनकी आवाज़, उनका मुंह बंद करने का। तो ये एक और मामला है जो हमारे सामने आ रहा है जो दुखद है और बहुत ही
ये कहना चाहिए कि पीड़ा पहुंचाने वाला है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हम लेके रहेंगे आज़ादी का नारा लगाने की वजह से 6 छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, इन छात्रों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA भी लगा दिया गया है। मामले की शुरुआत अयोध्या स्थित KS डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ND पांडेय की शिकायत से हुई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की कि कुछ छात्रों ने लेके रहेंगे आज़ादी जैसे अभद्र और राष्ट्रद्रोही नारे लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर उन्होंने प्रिंसिपल और प्रॉक्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने ये नारा लगाया था। प्रिंसिपल का कहना है कि इस तरह के नारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगाए जाते हैं और वे इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को इजाजत नहीं देंगे। बहरहाल पुलिस ने न सिर्फ FIR दर्ज कर ली बल्कि इन छात्रों पर राजद्रोह के अलावा NSA भी लगा दिया। FIR में सुमित तिवारी, शेष नारायण पांडे, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा के नाम हैं। इससे जुड़े कई सवाल एक साथ उठते हैं। प्रिंसिपल को निष्पक्ष और छात्रों को का अभिभावक माना जाता है। वे छात्रों को डांट डपट देते हैं, अनुशासन की कार्रवाई करते हैं, लेकिन खुद पुलिस में इसकी शिकायत नहीं कराते। एक अहम सवाल है कि क्या नारे लगाने से ही राजद्रोह का मामला बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही कह चुका है कि जब तक कोई हिंसक गतिविधि नहीं होती तब तक कोई भी जो वर्बल शब्द कहे गए हैं वो राजद्रोह की हद में आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उस जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो बहुत ही मूर्ख और कहना चाहिए कि कूप मंडूक व्यक्ति है, धिक्कार के लायक है कि जिसको अपने छात्रों से कोई भी लगाव नहीं है और छात्रों को बेवजह, बल्कि उनकी समझ भी बहुत तंग है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी एक बहुत ही सीधा साधा सरल और अच्छी मानसिकता का परिचायक नारा है जो कि दुनिया भर में लगाया जा सकता है। और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारा है, अब उसका अर्थ आप कुछ भी निकाल सकते हैं और इस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर ये कहना कि JNU में ही लगाया जाता है और उसकी इजाज़त नहीं देंगे, ये बताता है कि कैसे लोग अब इस तरह के संस्थानों के हेड बन रहे हैं। जो अभिभावक होते हैं छात्रों के, जिन्हें संरक्षक समझा जाता है, वो इस तरह से छात्र विरोधी मानसिकता रखते हैं और एक संकुचित मानसिकता के साथ काम करते हैं। अपने छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज कराते हैं, अपनी कमजोरियों की तरफ नहीं देखते हैं। अगर छात्र संघ के चुनाव की मांग की जा रही थी तो बातचीत की जा सकती थी, लेकिन एक नारे के बल पर, क्योंकि उन्होंने ये नारा लगाया था, और निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि ये जो भी पांडे जी हैं वो उनकी दिमागी बनावट बहुत ही कहना चाहिए कि पुरातन पंथी होगी और प्रतिक्रियावादी होगी, और हो सकता है कि संघ परिवार के सदस्य हों वो, इसीलिए वहाँ उस पद पर बैठे हों और इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त होकर इस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है जो कि निंदनीय है, धिक्कार के योग है, ये मानना चाहिए। और छात्रों को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में कहीं से कोई मामला नहीं बनता है और देश भर के छात्र संगठनों को इन छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए, इनके पक्ष में आवाज़ बुलंद करना चाहिए और तमाम जगह आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की मानसिकता वाले जो प्राचार्य हैं या वाइस चांसलर हैं वो जगह जगह बैठ गए हैं पिछले 5-6 सालों में और इसी तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। केवल यही है कि उनकी जो तंग मानसिकता है, जिन्हें ये समझ नहीं है कि इस तरह के अकादमिक संस्थानों को कैसे चलाया जाना चाहिए, वहाँ खुला माहौल होना चाहिए। बच्चों का विकास तभी हो सकता है, छात्रों का विकास तभी हो सकता है, लेकिन वो एक छोटे से नारे को लेकर इतने उत्तेजित हो गए कि इन छात्रों के खिलाफ उन्होंने शिकायत कर दी। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, पूरे देश को विचार करना चाहिए। ये छोटी खबर नहीं है, हालांकि हमने इसे अंत में दिखाया है, लेकिन पूरी गंभीरता से मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लेकर पूरे देश के छात्रों को आंदोलित होना चाहिए और उस प्रिंसिपल को तुरंत वहाँ से बाहर भगाना चाहिए, उसे उस पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उसके शहर में जुलूस भी निकाला जाना चाहिए उसके खिलाफ। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मैंने जो 2 छोटे निवेदन शुरू में किए थे फिर से दोहरा दूं कि कृपया satyhindy.com के सदस्य बनिए और
इसके ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।